हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बीकॉम और एएमयू 2025-26 के लिए, तो हम उनके लिए एक पूरी वीडियो लेके आए हैं और उस पूरी एक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो यू कैन कमेंट your questions, or you can directly contact to our WhatsApp number, that is 7568526868। तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं एंड सेंड योर क्वेरी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीकॉम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों को नीड है वो सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। बच्चे की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि सर बीकॉम एंट्रेंस जो होता है उसका सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितनी है। तो हम कट ऑफ के वगैरह की बात करेंगे, सिलेबस की बातें करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बीकॉम में जो पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं, एंड व्हाट आर द रिपीटेड क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको अपनी डायरी में ये नोट करना पड़ेगा कि जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका होगा 13 अप्रैल। तो आप तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ में आपको ये डेट भी याद रखनी है कि आपको 13 अप्रैल को पेपर भी देने आना है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, आपके स्टार्ट हो गए हैं, शायद 1 जून से ही हो चुके हैं, 1 जनवरी से। और इसकी जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस, इट्स 31 जनवरी। तो आप इससे पहले अपने फॉर्म को क्या कर लें, भर लें, फिल कर लें और सबमिट कर दें, राइट। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए जो हम और नई चीज़ इस वीडियो में लेके आए हैं, वो नई चीज़ ये है कि आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपने जो कॉमर्स तो चूज़ कर ली हैं, व्हाट आर द करियर प्लान्स, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस ऑफ चूजिंग कॉमर्स। तो ये बच्चे, उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं जो बच्चे अभी 12th में हैं और अपने आप को कॉमर्स की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए कौन कौन से करियर रहेंगे, व्हाट आर द करियर प्लान्स आफ्टर द choosing the commerce, not after the 12th, it's choosing the commerce। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है और कितनी सीट्स रहने वाली हैं, कहाँ टेस्ट सेंटर्स होंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वाली स्लाइड में। तो बच्चों, जो एएमयू ऑफर कराती है, बीकॉम ऑनर्स ऑफर कराती है एज वेल एज रिसर्च। तो सीट्स की बात करें, सीट्स जो रहेंगी बॉयज़ के लिए वो रहेंगी 180 एंड गर्ल्स के लिए जो रहेंगी वो आपकी रहेंगी 100 सीटें। तो इन सीट्स के आधार पर, इन सीट्स के बेस पर तो कट ऑफ ही होती हैं कि कट ऑफ कितनी रहती है। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे एक्सटर्नल हैं, एक्सटर्नल मीन्स जो बच्चे एएमयू में एनरोल्ड नहीं हैं, पहले कभी इनरोल्ड नहीं हुए हैं, तो उनकी जो कट ऑफ होती है, इट माइट नियरली मोर देन 50 प्लस मार्क्स। इससे कम नीचे कम नहीं रहती, आपको 55 नंबर से ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे। तो उन 55 नंबर को लाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या सिलेबस है, तो वो आप सिलेबस भी ज़रा देख लीजिए। जो आपका सिलेबस रहने वाला है, आपसे 7 चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें इंग्लिश में से पूछे जाएंगे आपके 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। और ये याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जो इंग्लिश का पोर्शन होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा और नेगेटिव आपकी रहेगी 0.25। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जो आपका अकाउंटेंसी पार्ट है, अकाउंटेंसी में भी आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। बिजनेस स्टडीज
इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी वीडियो में हमने इन तीनों पोर्शंस को एनालाइज किया है। इवन दो हमने इंग्लिश को भी किया है, स्टैटिस्टिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल जीके। तो हम ये आपको बताएंगे कि इन इन सारी चीज़ों का जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स हो गई, बिजनेस स्टडीज हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये हमने अगली स्लाइड में इसके लिए हमने बनाया हुआ है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट हैव बीन आस्क्ड बाय एएमयू। सो इनके जो आपका रहने वाला है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में आपको सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से पढ़ लेनी है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अच्छे से पढ़ लेनी है। इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड एक दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, डिस्पर्सन वाला। तो डिस्पर्सन से भी क्वेश्चंस होते हैं। इवन दो 15 मार्क्स आपका ये कैरी करता है। आपके इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जा सकता है, बिकॉज देर आर द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टैटिस्टिक आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। और जो आपकी रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग बेटा डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, बहुत सिंपल रीजनिंग होती है आपकी, जिसमें आपको एक नंबर सीरीज के ऊपर पूछा जाता है, नंबर सिस्टम और सीरीज। आपको सीरीज पढ़नी है कि सीरीज में कौन कौन से एनालॉजीज हैं, बहुत से स्क्वायर बेस्ड होती हैं, किसी में जो आपका रिलेशन होता है, even prime number difference, there might be a different type of questions or classification of analogy, right? तो अब आपको देख लेनी है। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करी जाए, 10 मार्क्स के आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे। और इस जनरल अवेयरनेस में आपसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, आपसे नेशनल लेवल की जीके पूछी जाएगी। कौन सी? नेशनल लेवल की। और नेशनल लेवल की जीके पूछी जाएगी, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है, बुक्स पूछ ली जाती है, आपके प्राइजेस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, कौन से पर्सन को क्या प्राइज मिला, और बुक्स किसने लिखी है। तो ये क्वेश्चंस हैं, स्टैटिस्टिक क्वेश्चंस हैं। आपसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई वो वाली मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल कहाँ पे है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में वगैरह जो भी हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। स्टैटिस्टिक जीके आएगी, करंट जीके का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इट माइट बी कि भाई जनरल अवेयरनेस है, आपको उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, राइट? अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपके क्या है कि 50% आपके मार्क्स होनी चाहिए। आप 12th में हैं तो आप उसको भर सकते हैं। अब बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, राइट? तो बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, तो बोर्ड वाले बच्चे सोचेंगे कि अभी हमारी 12th हुई नहीं है, हम क्या डालेंगे। तो आप उसमें रिजल्ट अवेटेड डाल देना और फॉर्म को भर देना, राइट? अगर आपके रिजल्ट आने के बाद में 50% से कम रहते हैं और आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है, और 50% से आप कम रहते हैं, तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपकी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, सो मूविंग अहेड with our third discussion topic, that is relevant to important topic, कि आपके important topics कौन से हैं, और जो मोस्ट important topics हैं वो आपके अलग अलग पार्ट में ना आपको यहाँ लिख दिए हैं, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप पढ़ सकते हैं। अकाउंटेंसी की बात करी जाए, आपके जहाँ जितने यहाँ पर टॉपिक्स पूछे गए अकाउंटेंसी में, इन टॉपिक्स में से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स होता क्या है, राइट? कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें फॉर्मेट आपको याद रख लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट you have to be apart from that you have to kept in knowledge about the formats। अलग अलग जैसे फॉर्मेट्स होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है, उसमें फॉर्मेट में आपका डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये इन सब के आपके फॉर्मेट अच्छे से याद होने चाहिए। इवन दो बैलेंस शीट का पास फॉर्मेट होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये रेशोज से हमेशा एक दो क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको रेशो को भी अच्छे से देख लेना है। करंट रेशो, क्विक रेशो,
right? Then we have debt to equity और proprietary ratio. There are different kinds of ratios. तो आपको formulas देख लेने हैं और आपको ये देख लेना types of ratios. आपने पढ़ा होगा there are 4 types of ratios. There are 4 types of ratios. कौन कौन सी हैं? जैसे कि आपकी एक हो गई आपकी solvency ratio, एक्टिविटी रेशो. तो इन एक्टिविटी रेशोज या सॉल्वेंसी रेशोज के अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज हैं. एक आपकी लिक्विडिटी रेशो. लिक्विडिटी रेशो के अंदर कौन कौन सी आती है आपके पास में? क्विक रेशो और करंट रेशो, ये दो हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिविटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, दीज आर दी. देयर वी हैव फोर्थ अनदर वन. तो आपको देख लेना है. तो इस तरह से आपको क्या देखनी है? ये टाइप्स ऑफ रेशोज भी देख लेनी है, उसके फॉर्मूलेज भी देख लेने हैं. फिर देखो बात आती है डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन के ट्रीटमेंट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग पार्टनरशिप, एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट एंट्री आ सकती है आपको. एडजस्टमेंट एंट्री कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा. सो ऑल हैव बीन रिटन हेयर. तो आपको क्या करना है? आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना है. ऐसा ही सेम है इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स में आपको टाइप्स ऑफ मार्केट देख लेनी है, फीचर्स देख लेने हैं, ये अच्छे से देख लेने हैं. अगर आपको इसमें डाउट है तो हम रेगुलरली क्लास करेंगे जिसमें हम इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे. और इसमें आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट है. नेशनल इनकम से हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज इंक्लूड होगी, कौन सी चीज नहीं इंक्लूड होगी. जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे पेमेंट है. क्या है? पेमेंट. जैसे कि फैक्टर इनकम है. क्या है? फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी? तो ये नहीं होगी. तो ऐसे आपको कंसेप्ट याद रख लेने. रेजिडेंट क्या होता है, सिटीजन क्या होता है, वो सब. सो इवन दो देयर आर दी अदर थिंग्स इन बिजनेस स्टडी. बिजनेस स्टडीज में आपको देख लेना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड फीचर्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ये भी आपको अच्छे से देख लेना. फ्यूल के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन सा प्रिंसिपल क्या कहता है. बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केटिंग, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्राइस, प्रमोशन वगैरह. देन वी हैव बिजनेस एथिक्स, एचआरएम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है. और क्वेश्चंस आपके किस में है? कम्युनिकेशन के बेसिस पे. सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस राइट फ्रॉम द इनिशियल. तो ये सारी चीजें हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए आपकी एक अलग क्लास होगी, इस क्वेश्चंस के लिए क्लास होगी. तो डू सब्सक्राइब कीजिए और ताकि उस नोटिफिकेशन आए तो आप उसमें क्लासेस को देख लें. अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम डिस्कस करते हैं करियर एंड कॉमर्स. तो आपके पास में कॉमर्स के करियर कौन कौन से हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा कॉमर्स चूज कर लेता है, बीकॉम करता है, बीकॉम के बाद में वो एमकॉम करता है और फिर उसके बाद में इंडस्ट्री की तरफ भागने लगता है. और फिर उसको पैसे मिलते हैं 20,000, 30,000. ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए. आपको शुरू में तो घिसेंगे 15 से 20 के अंदर में. फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. फिर जाके 2-2.5 साल बाद में आपकी जॉब 30 वगैरह की होगी. अगर आप अच्छे से डिसीजन नहीं लेते हो तो आपका जो टाइम है वो आप अब यहाँ पे देख लीजिए. 3 साल आप यहाँ दोगे, 2 साल आप यहाँ दोगे, 5 साल ही हो जा रही. फिर आप 15,000 के बंदे हो रहे हैं, मजदूर हो रहे, बंधुआ मजदूर. तो आपको पहले ही सोचना है. आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन अचीव आर डिजायर गोल. कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम बीकॉम एमकॉम. बहुत से बच्चे हैं उन्हें पता है भाई सीए होता है, सीए कॉमन है. अपार्ट फ्रॉम सीए देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. इतने सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे कि आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो जो बहुत ही शानदार आपकी जॉब होती है. बैंकर बन सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो आप. सो ये सब
जो करियर्स हैं इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, तो आप बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक करियर प्लान के बारे में बताने की कोशिश करें कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे उसके लिए जा सकते हैं, कहाँ से आप उसे करना बेहतर रहेगा और कैसे आपको प्लान करना है। जैसे कि देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो कॉमर्स का बच्चा होता है उसको ये वर्ड तो ऐसे सुनाई देता है जैसे कि मेडिकल वाले को नीट और मैथ वाले को आईआईटी, ऐसे ही कॉमर्स वाले को सीए। नो डाउट इट इज़ द टफेस्ट और इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट ये है कि भाई सब लोग इसके पीछे भागते हैं, लेकिन इसका जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, वो क्या है, बहुत है, बहुत ही कम है। बहुत ही कम मीन्स 1.5% ऐसा कुछ है और इट इज़ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, 5-6 साल लग जाते हैं। ठीक है, जो बच्चा जाना चाहता है, सो माई बेस्ट विशेस टू हिम or to her to complete CA course and pass all the level like CPT। अब CPT होता नहीं है, पहले CPT होता था, IPCC एंड फाइनल। तो इस तरह से आपको क्या करना है, CA आप परस्यू कर सकते हैं और CA परस्यू करने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कहीं इंस्टीट्यूट में जाना है, आप इसे घर बैठे भी कर सकते हो, फ्रॉम होम ऑनलाइन कोचिंग ले लो और आप घर बैठे इन सारे लेवल्स को क्लियर करो, आर्टिकलशिप करो, देन फाइनल एग्जामिनेशन दो। राइट, अगर इसकी एवरेज सैलरी की बात करी जाए तो 8 से 15 लाख का LPA, 8 से 15 लाख पर एनम स्टार्टिंग होती है आपकी। फिर आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है तो आपकी सैलरी और बढ़ती रहती है। राइट, सो स्कोप क्या है, बहुत हाई इन डिमांड है। अकाउंटिंग में ऑडिटिंग और टैक्सेशन, इनका मेन काम क्या होता है, ऑडिटिंग होता है, टैक्सेशन देखना, तो बहुत ही हाई इन डिमांड होता है। तो जो कंपनीज हैं जो हायर करती हैं लाइक डिलॉइट है, PwC है, इवन EY है, KPMG है, एंड देयर आर दी लार्ज ऑफ कॉर्पोरेशन MNCs है, बहुत सारी MNCs हैं, बैंक्स वगैरह हैं और आपकी PSUs वगैरह हैं। PSUs में भी CA वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन डिमांड होता है, हाई इन डिमांड होता है। सो उसके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, ही कैन वर्क एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ऑडिटर, टैक्स एडवाइजर। तो ये क्या है, CA के मेन रूल्स हैं। तो जो बच्चा CA करना चाहता है तो वो CA के लिए जा सकता है, बट यो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, बच्चा क्या है कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है। जो बच्चा कंसिस्टेंट है, मैं उसको पर्सनली ये कहूँगा कि ही शुड चूज CA। और जो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है तो वो अपना थोड़ा अपना ऊपर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर ले कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मैं मेरी स्किल्स मैच हो रही है या मेरे हॉबी का है या फिर मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है आगे या नहीं। तो आपका क्या है कि आपकी कैलिबर क्या है, तो उनको आप क्या करो, मैच करो अपने से और मैच करो कि भाई CA है और CA के लिए ज़रूरी क्या है, कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। आप ये सब चीज़ कर सकते हो तो वेल इनफ, आप जाइए CA की तरफ। जो बच्चा CA की तरफ नहीं जाना चाहता है, अभी भी मार्केट में क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मंडी में माल बहुत है, लेकिन मंडी के माल के बारे में पता नहीं है बच्चों को। इसके बारे में तो सबको पता है कि भाई CA नाम का भी कुछ हवा होता है, लेकिन मंडी माल और भी है। जैसे कि मंडी माल हमारे पास ये है, जो बच्चा कॉमर्स से है ही कैन गो फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अब इसके लिए चाहिए क्या, आपके पास में एक क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, आप चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्ट स्किल्स कंप्यूटर होना चाहिए। अब बच्चे का जिसका कंप्यूटर में है, सॉफ्टवेयर में थोड़ा इंटरेस्ट है और डेटा वगैरह को अच्छे से समझ पाता है और उसको अच्छे से क्लासीफाई कर सकता है, तो ही कैन गो फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट। भाई बहुत अच्छा स्कोप है फाइनेंशियल एनालिस्ट। देखो स्टार्टिंग इसकी क्या है,
10 लाख के स्टार्टिंग है, 4-10 लाख। आपकी जॉब 8 लाख से भी लग सकती है। मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने जितने भी अपने साथ के बैचमेट देखे हैं जिन्होंने हैज गोन फॉर एनालिस्ट प्रोग्राम, तो उनका जो मिनिमम पैकेज वो था 6 लाख रुपए का। उन्होंने कहीं से डेटा एनालिस्ट का काम किया और डेटा एनालिस्ट का क्या किया, कोर्स किया आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉमर्स, और देन दे हैव द डिप्लोमा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 6 लाख का पैकेज ले लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बी.कॉम किया, एम.कॉम किया, नाउ दे आर गेटिंग ओनली 2 to 4 लाख ऑफ पर एनम पैकेज। तो भाई बच्चों, आपके लिए एक मंडी में ये भी माल है, इसको भी आपको क्या कर सकते हो, यू कैन परस्यू। स्कोप क्या क्या होते हैं इसके, फाइनेंशियल एनालिस्ट के प्लानिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट रिसर्च हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, एंड व्हाट आर दी कंपनीज। अब जितने बेहतरीन कंपनी होगी उतना ही बेहतरीन क्या देगी, वो पैकेज देगी। तो उस बेहतरीन कंपनी के लिए आपको जानना भी जरूरी है कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी कंपनी जो हायर करती हैं, एंड व्हाट आर दी प्रोसेस कि हम उस कंपनी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर दी सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड। तो ये सब चीजें हम जब पहले से ही जानकारी रखेंगे तो हमारे लिए जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम एक नए खजाने की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस एक एज एन टैक्स कंसल्टेंट, ये भी होता है। टैक्स कंसल्टेंट का काम क्या होता है, टैक्स कंसल्टेंट का काम ये होता है कि कोई बच्चा कोई आपके पड़ोस में है और उसके पास बहुत सारा पैसा हो रहा है, ठीक, तो भाई उसको क्या है कि टैक्स भरना है, टैक्स फाइल करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, एक्सपर्टीज चाहिए, और किस में, टैक्स लॉज में। तो you can work as a tax consultant and you will having an expertise in tax laws and regulations. There are the additional qualification that you can go for CA, ICAWA। ये थोड़ी इसमें क्या होती है, हेल्पफुल होती है, क्योंकि CA में टैक्स कंसल्टेंट, CA क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है टैक्स कंसल्टेंट से, और टैक्स कंसल्टेंट CA से छोटा हो जाता है। लेकिन भाई डिसेंट जॉब होती है आपकी, इसमें भी सैलरी क्या होती है, 3 से 8 लाख के बीच में होती है। एंड यू हैव द स्कोप ऑफ एज एन एडवाइजर इन टैक्स प्लानिंग, और तुम किसी कंपनी में टैक्स एडवाइजर भी एज एन एडवाइजर भी काम कर सकते हो, टैक्स एडवाइजर। क्यों, क्योंकि आपके पास में जो नॉलेज आपने गेन करी है, जो स्किल्स आपने गेन करी है, वो किस में करी है, एक्सपर्टीज इन लॉ, टैक्स लॉज। और कंपनी को ज़रूरत होती है कि भाई हमारी कंपनी, हमें टैक्स से बचना है, और टैक्स से बचना भी नहीं है, और फिर और टैक्स का प्लानिंग भी करना है, किस तरह से टैक्स देना है, रिटर्न फाइल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो टैक्स कंसल्टेंट का काम होता है। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। कंपनीज कौन सी होती हैं भाई, टैक्स कंसल्टेंट फॉर्म है, TCS हो गई, TCS हायर करती है, और यू कैन इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस, और यू कैन हैव योर ओन एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो आप इससे, आप अपनी फर्म खोल के बैठ जाओ, लोग बाग आपसे राय लेने आएंगे, आप राय दो, पैसा चार्ज करो। ओके, इसके अलावा हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, B.Com के साथ आप MBA की तरफ जाइए, HR उसमें क्या लीजिए, स्पेशलाइजेशन लीजिए, और आप फिर क्या करें, आप इंटरव्यू लो, हायर करो, एम्प्लॉय हायर करोगे, आप क्या करोगे, एम्प्लॉय हायर करोगे, ह्यूमन कैपिटल। आप ह्यूमन रिसोर्स में क्या करते हो, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है, HR होता है। HR जो होता है वो सब क्या देखता है, एम्प्लॉयज़ को देखता है। तो आप भी क्या करोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में एज एन HR का काम कर सकते हो, पर उसमें कहा है क्या करना पड़ेगा आपको, B.Com आपने करी, देन यू गो फॉर MBA। MBA आप क्या करो, अच्छी जगह से करो, IIMs करो, और जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स होती हैं उनसे करो, GFI गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो, उनसे करो, अच्छी अच्छी कॉलेजेस करो। तो जितनी अच्छी कॉलेज से आप करोगे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है। देखो बच्चे, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है, आपने किया कोर्स, आपने यहाँ से MBA किया, एक IIM से MBA किया,
अब यहाँ से एमबीए किया और आईआईएम से एमबीए किया, स्किल और अपॉर्चुनिटीज में मतलब डिफरेंस बहुत होता है, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। यहाँ पे कंपनीज क्या होती हैं कि भाई कम आती हैं, विजिट कम करती है। आईआईएम्स में विजिट बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, तो उनका जो बड़ी बड़ी कंपनी जब विजिट करती हैं तो दे ऑफर हैंडसम अमाउंट ऑफ पैकेज। तो इसका आप देख लीजिए 5 से 12 लाख का पैकेज होता है। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, और ये एचआर तो सारे सेक्टर्स में ही है सबसे बेस्ट। आपको सीए नहीं करना, टैक्स कंसल्टेंट नहीं बनना, तो आप गो फॉर एचआरएम, एमबीए इन एचआर। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव एज एन एंटरप्रेन्योर, वी कैन वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का क्या होता है भाई, कोई भी है बिजनेस का आइडिया होता है, तो अब आइडिया जनरेट करो, आइडिया को बेच दो, सेल कर दो, या फिर खुद उसको ऑपरेट कर लो, एक अपनी कंपनी खड़ी कर लो। अब ये सब चीजें कैसे आएंगी, कैसे आपके पास बिजनेस आइडिया आएगा? जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने वो सारी स्किल्स एक्वायर्ड करी हैं कि नोइंग ऑफ मार्केट रिसर्च क्या होता है, कस्टमर की नीड क्या होता है, तो आप में अंदर एक डेवलप करते हो स्किल। और जिसको बच्चे को स्किल ये है कि हाँ मैं अब मेरे अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, आई कैन कन्वर्ट दी आइडिया इनटू बिजनेस, तो वो एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर सकता है। क्या काम होता है, बिल्ड स्टार्टअप इन फील्ड लाइक ई कॉमर्स, कंसल्टेंटिंग, रिटेल। तो ये इसका क्या अपॉर्चुनिटीज है इनके पास में। एक आपके पास में करियर ऑप्शन ये है बैंक प्रोफेशनल, बच्चे हैं आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, तो आप एज एन बैंकर काम कर सकते हैं, बैंक मैनेजर काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, आईबीपीएस या एसबीआई पीओ। कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज में भी आप कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्स करो, बैंकिंग प्रोफेशनल डिप्लोमा करो, पीजी डिप्लोमा करो, देन यू कैन ऑल्सो विजिट प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई नहीं होता है प्राइवेट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डू हैव अदर ऑप्शंस लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए क्या है, बीकॉम विद सर्टिफिकेशन लाइक सीएफए, कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एमबीए इन फाइनेंस। अब आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो आपके पास बीकॉम के बाद में तो सी सर्टिफिकेशन हो सीएफए का, या फिर आपके पास में क्या हो, एमबीए इन फाइनेंस। आप बीकॉम के बाद में जाइए एमबीए के लिए, एमबीए अब फाइनेंस एमबीए कीजिए, तो आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कौन सा, इन्वेस्टमेंट बैंकर का। कौन सा ऑप्शन रहेगा, जस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर का ऑप्शन रहेगा आपके पास में, जस्ट अ मिनट। और इसकी भी सैलरी आप देख लो, 8 से 20 लाख की सैलरी रहती है स्टार्टिंग। एंड देयर आर दी कंपनीज लाइक बार्कले, बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी कंसल्टेंटिंग फर्म, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। एक अच्छा और करियर चूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही उस चीज के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, ताकि वो सारी स्किल्स आप एक्वायर कर लो जब आप ग्रेजुएट होते हो, और तुरंत आप मार्केट के लिए, जॉब के लिए क्या हो जाते हो, आप तैयार हो जाते हो। आप मार्केट के लिए तैयार कब माने जाओगे, जब आपने पहले से ही तैयारी हो, आप रेडी हो। रेडी कैसे हो, आप सारी चीज़ों से रूबरू हो कि मुझे करना क्या है, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो मैं बीकॉम के बाद में क्या करूँगा, मैं सीएफए का सर्टिफिकेशन कोर्स करूँगा, या फिर एमबीए इन फाइनेंस करूँगा। फिर एमबीए इन फाइनेंस करने के बाद में आपको चाहिए 8 से 20 लाख की, तो आप 8 से 20 लाख की पैकेज चाहते हो, तो आपको उन कंपनीज के स्किल और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो यू हैव टू इम्प्रूव एंड यू कैन वर्क एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अच्छा काम होता है कैपिटल मार्केट एनालिस्ट, एज एन अकाउंटेंट काम कर सकते हो, बीकॉम विद टैली, एसएपी, सॉफ्टवेयर कोई सीख सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। और बीकॉम के साथ साथ में आप अलग से डिप्लोमा भी करो, कोई भी एक डिप्लोमा करो कंप्यूटर में और रिगार्डिंग डेटा। अभी भी क्या है, टैली क्या है, डेटा से रिगार्डिंग है,
or you can work as an accountant. And the last but not the least, स्टॉक मार्केट ट्रेडर एनालिस्ट। अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा है, even though these are the new things in the market. So एनालिस्ट आप किसी चीज़ का एनालिस्ट, एज एन एनालिस्ट प्रोग्राम करो, डेटा एनालिस्ट करो, मार्केट ट्रेडर एनालिस्ट करो, फाइनेंशियल एनालिस्ट करो, मार्केट एनालिस्ट, स्पेशली मार्केटिंग एनालिस्ट। तो ये सब क्या है? एनालिस्ट, एनालाइजर्स होते हैं डेटा के, एनालाइजर। तो इनके लिए क्या चाहिए? सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, जो डेटा पे वर्क करता हो। किस पे वर्क करता हो? डेटा। आपको अच्छे से डेटा पे वर्क करना आता है तो आप जाइए एनालिस्ट, एज एन एनालिस्ट का कोर्स करें, और एज एनालिस्ट का कोर्स करने के बाद में यू कैन हैव द कंपनीज, एमएनसीज हो सकती हैं, एमएनसीज में जाइए, अपना इंटरव्यू दीजिए, शो योर स्किल एंड गेट हायर्ड। तो आपका एज एन एनालिस्ट मार्केट में सबसे ट्रेंडिंग जॉब है ये। तो ये ट्रेंडिंग जॉब ये है, आपको एज एन फ्रेशर आपको 6 लाख 5 लाख से नीचे तो मिलने वाले हैं नहीं, इससे ऊपर ही मिलेंगे। और जितनी बढ़िया कंपनी आप ढूंढोगे उतना ही बढ़िया आपका पैकेज रहेगा, 12 LPA 14 LPA, इस तरह से। राइट, दिस वाज आवर लास्ट स्लाइड। मैंने आपको कोशिश करी है जो जो इम्पोर्टेंट और जो दी मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब्स हैं उनके बारे में बताने की। इवन तो हमारे सभी बहुत कुछ छूट गए होंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आपको खुद को एक्सप्लोर करने के लिए यू हैव टू फाइंड योर स्किल्स। आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपनी स्किल्स को ढूंढना है। स्किल्स आपके पास में मैच होती हैं उस जॉब प्रोफाइल से तो ठीक है, नहीं होती है तो आप उसको क्या करो? एक्वायर करो। जब तक आप उसको एक्वायर नहीं करोगे तो आप मार्केट के लिए क्या होगे? एज एन लाइबिलिटी रहोगे, एसेट नहीं होगे। इकोनॉमी के लिए, देश के लिए भी आप लाइबिलिटी रहोगे। देश के लिए आपको एसेट बनना है, घर वालों के लिए एक एसेट बनना है, तो उसके लिए चाहिए आपको डिसेंट जॉब ऑफर, डिसेंट जॉब ऑफर। और डिसेंट जॉब ऑफर के लिए चाहिए क्या भाई? आपके पास में जो स्किल्स हैं वो एज पर द मार्केट हो, ट्रेंडिंग। मेरा खुद का ये मानना है कि जो एनालिस्ट का कोर्स है कॉमर्स वालों के लिए इतना अच्छा है, अगर वो अपने कोर्स के साथ साथ में सॉफ्ट स्किल भी सीख लें। तो आई होप ये हमारा जो लेक्चर है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इसमें से कुछ छूटता है, बचता है, तो you can comment, and I have given my WhatsApp number above in the slide. So these were the career options in commerce, major career options in commerce which are trending in market right now. Thank you so much. Take care and best of luck for the exam. और आपका 13 तारीख में एग्ज़ाम है, 13 अप्रैल में। तो be ready, be prepare yourself for the examination. Thank you so much.